गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है बायोटेक्नोलॉजी का प्रोटीन इंजीनियरिंग। ओके, तो हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द प्रोटीन इंजीनियरिंग के बारे में। हाँ, इसलिए जब हम लोग बात करेंगे हमारे प्रोटीन इंजीनियरिंग की, तो हमारा जो सबसे पहला चालू होगा दैट इज विद द डेफिनेशन ऑफ द प्रोटीन इंजीनियरिंग। तो प्रोटीन इंजीनियरिंग होता क्या है? प्रोटीन इंजीनियरिंग ये प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग इंडस्ट्रियली यूजफुल और जो थेरापिटिकली इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं इनको डेवलप करते हैं। और इनको जो डेवलप करना होता है वो हम लोग डेवलप करते हैं बाय मॉडिफाइंग देयर स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन। तो सिंपल लैंग्वेज में प्रोटीन इंजीनियरिंग मतलब होता क्या है? प्रोटीन इंजीनियरिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग मॉडिफाई करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द प्रोटीन टू गेट मोर इंडस्ट्रियली यूजफुल एंड थेराप्यूटिकली इंपॉर्टेंट प्रोटीन, राइट? ये हमारी सिंपल सी डेफिनेशन हो गई है प्रोटीन इंजीनियरिंग की। तो प्रोटीन इंजीनियरिंग में कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती है? तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं प्रोटीन इंजीनियरिंग में देयर इज मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्रोटीन स्ट्रक्चर के मॉडिफिकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, या फिर हम लोग केमिकल ट्रीटमेंट का भी यूज करके प्रोटीन स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट? या फिर ये जो प्रोटीन इंजीनियरिंग होती है ये इन्वॉल्व होता है, इसमें इन्वॉल्व होता है डिजाइन करना अब प्रोटीन्स को, ताकि हम लोगों को मिल सके डिजायर्ड बायोलॉजिकल और फार्मास्यूटिकल फंक्शन। तो हम लोग यहाँ पे ये देख पाते हैं कि पर्टिकुलर अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है प्रोटीन। फिर उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फोल्डिंग होती है, राइट? प्रोटीन के 4 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड द क्वाटर्नरी। Depending upon the sequence of the amino acid and the folding and the structure, यही बोलेंगे हम लोग। तो प्रोटीन जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो हम लोग ऐसे प्रोटीन को डिजाइन करेंगे ताकि हम लोगों को बायोलॉजिकल डिजायर्ड एंड जो डिजायर्ड बायोलॉजिकल और फार्मास्यूटिकल फंक्शंस होते हैं वो वाले प्रोटीन हम लोग ऑब्टेन कर सके, राइट? अब नीड क्यों होती है प्रोटीन इंजीनियरिंग की, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे जो प्रोटीन इंजीनियरिंग होती है उसको उसको यूज करके हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं एंजाइम की एक्टिविटी। जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि ऑल एंजाइम्स आर द बेसिकली प्रोटीन्स। हाँ, ये भी पता है नॉट ऑल द प्रोटीन्स आर द एंजाइम्स, राइट? तो सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। एंजाइम की जरूरत होती है बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए, या फिर एंजाइम जो होते हैं वो बायो कैटलिस्ट कहलाते हैं। तो हमारे जो बॉडी के अंदर जो बायोलॉजिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है उनके लिए जरूरत होती है एंजाइम की। तो हम लोग प्रोटीन इंजीनियरिंग यूज करके इन एंजाइम्स की एक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर प्रोटीन की स्टेबिलिटी को भी इंक्रीज किया जा सकता है, राइट? या फिर हम लोग इन्हांस कर सकते हैं कि जो भी हमारे प्रोटीन्स होते हैं उनकी स्पेसिफिसिटी को, वेदर इट विल बी फॉर द बाइंडिंग, और जब वो, क्योंकि जो भी प्रोटीन होता है जब वो एक्ट करता है एज ए एंजाइम तो उसके पास में एक बाइंडिंग साइट होती है, एंड उसको हम लोग एक्टिव साइट भी बोल सकते हैं। तो उससे हम लोग उसकी स्पेसिफिसिटी भी इंक्रीज कर सकते हैं। या फिर हम लोग प्रोड्यूस करेंगे न्यू प्रोटीन्स विद द नोवेल फंक्शंस, मतलब नए प्रोटीन हम लोग प्रोड्यूस करेंगे जिनके फंक्शंस भी जो होते हैं वो नए नए रहेंगे, जिनको फिर हम लोग थेरापेटिक एक्टिविटी के लिए भी यूज कर सकते हैं। और हम लोग प्रोटीन इंजीनियरिंग को यूज करके जो थर्मोस्टेबिलिटी होती है प्रोटीन्स की उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज यूजुअली जो सारे प्रोटीन्स होते हैं वो थर्मोलेबाइल होते हैं। आप लोगों ने अंडा देखा होगा, अगर हम लोगों ने अंडे को उबाल दिया तो पहले उसके अंदर जो फंक्शनल प्रोटीन होते हैं उनका हो जाता है डीनेचुरेशन ड्यू टू द हीट, और वो नॉन फंक्शनल प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट? तो उनका प्राइमरी जो सीक्वेंस होता है वो नहीं बदलता, लेकिन उनकी फंक्शनल जो प्रॉपर्टी होती है वो डिमिनिश हो जाती है, राइट? देन हम लोग यूज करते हैं प्रोटीन इंजीनियरिंग को टू रिड्यूस द
इम्यूनोजेनिसिटी। कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से जो बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे फिर ऐसे प्रोटीन्स को, अगर वो थेरापेटिकली इम्पोर्टेंट है, तो उनकी जो इम्यूनोजेनिसिटी होती है उनको डिक्रीज करेंगे, राइट? या फिर हम लोग प्रोटीन इंजीनियरिंग को यूज करके इम्प्रूव कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल इफेक्टिवनेस। और हम लोगों को अगर प्रोडक्शन में चाहिए तो वो देन वी कैन प्रोड्यूस द प्रोटीन इन द लार्ज क्वांटिटीज। उसके लिए हम लोगों को जरूरत पड़ेगी नीड ऑफ द प्रोटीन इंजीनियरिंग। ओके, अब ये जो सिंपल लैंग्वेज में प्रोटीन इंजीनियरिंग क्या है? प्रोटीन इंजीनियरिंग में हम लोग प्रोटीन को मॉडिफाई करते हैं ताकि हम लोगों को जो डिजायर्ड बायोलॉजिकल या फिर केमिकल एक्टिविटी मिल जाए, राइट? तो सिंपली मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड एज प्रोटीन इंजीनियरिंग। ओके, तो ये बिल्कुल सिंपल वाला हमारा डेफिनेशन था। अब हम लोगों को देखना है कि जो प्रोटीन इंजीनियरिंग होती है उनकी जनरल स्ट्रैटेजीज होते हैं, वो जनरल स्ट्रैटेजीज कौन से होते हैं? तो प्रोटीन इंजीनियरिंग में बेसिकली दो मेजर जो स्ट्रैटेजीज होती है, वो दो मेजर स्ट्रैटेजीज हम लोग यूज करते हैं। पहला जो स्ट्रैटेजी होता है वो होता है रैशनल डिजाइन अप्रोच। ओके, और दूसरा होता है वो कहलाता है डायरेक्टेड इवोल्यूशन अप्रोच, राइट? अब रैशनल डिजाइन अप्रोच मतलब क्या होता है? तो इस रैशनल डिजाइन अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं? रैशनल मतलब एक प्रॉपर वे से हम लोगों को डिजाइन करना है प्रोटीन को, या फिर मॉडिफाई करना है ताकि हम लोगों को एक जो डिजायर्ड प्रोटीन होता है वो मिल पाए। तो अगर रैशनल डिजाइन अप्रोच के बारे में हम लोग देखेंगे, तो ये जो रैशनल अप्रोच रहेगा वो बेस्ड रहेगा ऑन द नॉलेज के ऊपर, राइट? तो ये बेस्ड रहेगा ऑन द नॉलेज ऑफ प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या है, एज वेल एज जो प्रोटीन होते हैं उनके फंक्शंस क्या होते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, वो पर्टिकुलर कुछ कुछ जो पार्ट होते हैं, मतलब पर्टिकुलर साइट में हम लोग म्यूटाजेनेसिस करेंगे, एंड जिसकी वजह से जो स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स होते हैं उनको हम लोग मॉडिफाई करेंगे। जैसे ही अमीनो एसिड जो होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो, मतलब बेसिक जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, और जिसकी वजह से फिर प्रोटीन की जो फंक्शंस होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। मतलब ये जो रैशनल डिजाइन अप्रोच है वो बेस्ड होता है नॉलेज, प्रोटीन के नॉलेज के ऊपर। तो स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए प्रोटीन का, और उसके बाद में फंक्शन भी पता होनी चाहिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग म्यूटेशन करेंगे डीएनए में, जिसकी वजह से फिर अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है वो चेंज हो जाएगा, और उसकी वजह से डिफरेंट प्रोटीन जो होता है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा अप्रोच होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट इवोल्यूशन अप्रोच। डायरेक्ट इवोल्यूशन अप्रोच ये जो होता है वो मिमिक करता है नेचुरल इवोल्यूशन प्रोसेस को। ओके, तो नेचुरल इवोल्यूशन कैसा होता है, जिसको हम लोग हमेशा बोलते हैं ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो होता क्या है, यहाँ पे नेचर में रैंडम म्यूटेशन होता है, रैंडम कैरेक्टरिस्टिक्स आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ड्रॉट एरिया है, ओके, सूखा वाला एरिया, जहाँ पे स्पेसिस कौन से ज्यादा बढ़ेंगे प्लांट्स के, तो नेचुरल सिलेक्शन किसका होगा, फिर प्लांट्स में कुछ चेंजेस होंगे जिनको हम लोग म्यूटेशन बोलेंगे, रैंडम म्यूटेशन। फिर उसमें से उसमें जो प्रॉपर्टी, मतलब सूखे में प्लांट को जिंदा रहने वाली जो प्रॉपर्टी रहेगी उसका ऑटोमेटिकली सिलेक्शन होगा, और यही चीज जो होती है वो बढ़ती जाएगी। तो सिंपल लैंग्वेज में सीधा सीधा होता है कि नए कैरेक्टरिस्टिक आना है किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो या फिर प्लांट्स में हो, तो जरूरत होती है म्यूटेशन की। फिर म्यूटेशन होने के बाद में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे, उसमें से जो डिजायरेबल है उसको सिलेक्ट कर किया जाएगा। दैट इज द यूजिंग द रैंडम म्यूटेशन एंड द सिलेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग वो प्रोटीन्स को सिलेक्ट करेंगे जिनकी डिजायरेबल प्रॉपर्टीज होती है फ्रॉम द लार्ज म्यूटेंट लाइब्रेरीज। मतलब बहुत सारे म्यूटेशन करके बहुत सारे प्रोटीन्स जो है हम लोग प्रोड्यूस कर देंगे अलग अलग टाइप के, लेकिन उसमें से फिर सिलेक्शन किसका होगा, जिसकी जो डिजायरेबल प्रॉपर्टी है हमारी, जो हम लोगों को चाहिए क्वालिटी, या फिर जो एक्शन चाहिए या फिर प्रॉपर्टी चाहिए, वो वाले प्रोटीन को हम लोग
सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कैसा हो रहा है, बिल्कुल स्पेसिफिक चेंज हो रहा है बेस्ड ऑन द नॉलेज। यहाँ पे कैसा हो रहा है, रैंडम चेंज हो रहा है और उसमें से फिर एक को सिलेक्ट किया जा रहा है। तो ये हमारे 2 अप्रोच हो रहे हैं। एक कहलाता है रैशनल डिज़ाइन अप्रोच और दूसरा होता है डायरेक्टेड इवोल्यूशन अप्रोच, राइट? जस्ट अ मिनट। ओके, नाउ हम लोग देखेंगे ये जो प्रोटीन इंजीनियरिंग होता है, इन प्रोटीन इंजीनियरिंग में मॉडर्न अप्रोचेस जो होते हैं, वो कौन से मॉडर्न अप्रोचेस जो होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोटीन इंजीनियरिंग। तो इसमें सबसे पहला आता है, वो कहलाता है प्रोटीन स्ट्रक्चरल मॉडलिंग, जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर मॉडलिंग बोलते हैं, राइट? तो प्रोटीन का मॉडलिंग किया जाता है, साथ में जो कंप्यूटेशनल जो मॉलिक्यूलर मॉडलिंग होता है वो भी किया जाएगा। फिर हम लोग करेंगे जो स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन रिलेशनशिप एनालिसिस, क्योंकि जो भी प्रोटीन के फंक्शन होते हैं वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे ही स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, जो फंक्शन भी होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, मतलब वो फंक्शन नहीं रहता है, हम लोग चेंज भी बोल सकते हैं। तो ऐसे फंक्शन चेंज नहीं होता स्ट्रक्चर की वजह से, वो डिमिनिश हो जाता है। तो पर्टिकुलर फंक्शन के लिए चाहिए होता है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर और फंक्शन के बीच में की जो रिलेशनशिप रहती है, उनका हम लोग एनालिसिस करेंगे। और जो चौथा अप्रोच होता है वो होता है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन एक्सप्रेशन टेक्निक। ओके, तो हम लोग जो रिकॉम्बिनेंट जो हमारा डीएनए टेक्नोलॉजी है उसमें ये तो पढ़ने ही वाले हैं ये, लेकिन यहाँ पे जो होता है वो होता है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन एक्सप्रेशन टेक्निक। ओके, तो ये हमारे मॉडर्न अप्रोचेस होते हैं इंजीनियरिंग के। तो हम लोग प्रोटीन इंजीनियरिंग के एप्लीकेशंस तो बाद में डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं। बस एक जस्ट ओवरव्यू एक बता के रखता हूँ कि व्हाट आर बेसिकली एप्लीकेशंस क्यों होते हैं, मतलब यूजफुलनेस कहाँ पे आती है प्रोटीन इंजीनियरिंग की। तो हम लोग यूज करते हैं प्रोटीन इंजीनियरिंग को, पहले तो यूज करेंगे प्रोडक्शन ऑफ द हाइब्रिड एंजाइम्स। तो एंजाइम्स जो कि बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस होती है, जैसे फर्मेंटेशन हो गया, एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन हो गया, राइट? तो ऐसे बहुत सारी चीजों के लिए हम लोगों को एंजाइम्स की जरूरत होती है। तो हाइब्रिड एंजाइम्स के प्रोडक्शन के लिए हम लोग यूज करेंगे प्रोटीन इंजीनियरिंग को, या फिर हम लोग प्रोटीन इंजीनियरिंग को यूज करेंगे डिजाइनिंग द दैट टाइप ऑफ एंजाइम्स विच विल बी हैविंग इम्प्रूव्ड कैटालिटिक एक्टिविटी, मतलब जिनके एंजाइम की एक्टिविटी जो होती है बायोकैटालिसिस करने की वो इम्प्रूव होके है। या फिर हम लोग जो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, जो थेरापेटिक प्रोटीन्स होते हैं, राइट? उनको भी हम लोग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और जो हम लोग ह्यूमनाइज एंटीबॉडीज बोलते हैं ना, जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ज़ुमैब वाले से आते हैं, तो इस टाइप के जो ह्यूमनाइज एंटीबॉडीज होते हैं, उनको प्रोड्यूस करने के लिए भी हम लोग प्रोटीन इंजीनियरिंग का यूज़ कर सकते हैं। और फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन क्या होते हैं कि ये जो प्रोटीन इंजीनियरिंग के वजह से जो एंजाइम प्रोड्यूस हम लोग कर रहे हैं, उनकी स्पेसिफिसिटी जो होती है वो हाई होती है, और उनकी इम्यूनोजेनिसिटी, मतलब जो इम्यून रिस्पॉन्सेस को हमारे बॉडी में एक्टिवेट करने की जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है, क्योंकि हम लोग वही प्रोटीन सिलेक्ट करेंगे जिनके इम्यूनोजेनिसिटी कम हो और जिनकी स्पेसिफिसिटी जो ज्यादा हो, राइट? तो ये हो गया है एप्लीकेशंस। अब हम लोग देखेंगे द एप्लीकेशंस, सॉरी, ये जो प्रोटीन इंजीनियरिंग है, प्रोटीन इंजीनियरिंग मतलब फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन्स टू अचीव डिजायर्ड बायोलॉजिकल एंड द थेरापेटिक एक्टिविटी, राइट? उसको हम लोग प्रोटीन इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो ये मतलब सिंपली क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रोटीन्स में मॉडिफाई कर रहे हैं। प्रोटीन मॉडिफाई कैसे होगा, क्योंकि उसके लिए सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, हम लोग या ये जो प्रोटीन है वो बनते कैसे हैं, राइट? तो हम लोग देखते हैं जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए का एक्सप्रेशन होगा और वो डीएनए कन्वर्ट होता है एमआरएनए में। वो तो आप लोगों को सबको प्रोसेस पता ही होगा प्रोटीन सिंथेसिस का। पहले डीएनए होता है, फिर डीएनए स्प्लिट वगैरह होता है, ठीक है? फिर वहां से बनता है एमआरएनए। एमआरएनए न्यूक्लियस से
बाहर आ जाता है साइटोप्लाज्म में और वो अटैच हो जाता है राइबोसोम के साथ में। फिर राइबोसोम के में ही होता है आरआरएनए। सो आरआरएनए इज़ अ कंपोनेंट ऑफ द राइबोसोम, राइट? तो उसके बाद में एमआरएनए के पास में होता है सीक्वेंस, उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली जो टीआरएनए होता है, वो एक-एक अमीनो एसिड को पकड़-पकड़ के लाता है और एमआरएनए के साथ में उसको अटैच करते जाता है कॉम्प्लीमेंट्री वाले और उस तरीके से जो आरआरएनए होता है, उन अमीनो एसिड्स को जोड़-जोड़ के बना देता है प्रोटीन। ओके, ये मैंने ओरली बताया, बाद में जब चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो सबसे पहले डीएनए से क्या बनता है? वो होता है हमारा आरएनए, राइट? आरएनए के बाद में जो बनता है वो होता है प्रोटीन, ओके? तो प्रोटीन इज़ बेसिकली दिस इज़ द सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड्स, राइट? तो प्रोटीन ये अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस होते हैं। ओके, वो तो हम देखेंगे। फिर ये जो डीएनए और जो आरएनए होते हैं, डीएनए और आरएनए कौन-सी चीज़ से मिलके बने वाले होते हैं? तो वो डीएनए और आरएनए जो है, वो बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड से, राइट? तो ये जो हमारा न्यूक्लियोटाइड होता है, वो न्यूक्लियोटाइड में जो होते हैं, वो 3 चीज़ों से मिलके बने होते हैं। एक होता है, वो होता है नाइट्रोजनस बेस। दूसरा होता है वो होता है पेंटोस शुगर और तीसरा होता है वो होता है फॉस्फेट ग्रुप। डिपेंडिंग अपॉन द नाइट्रोजनस बेस हमारे पास में जो न्यूक्लियोटाइड जो बोलते हैं वो जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। वो मैं बाद में बता दूँगा। फिर पेंटोस शुगर भी होता है, राइट? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो भी डीएनए होता है वो मिलके बने वाला है। देखो डीएनए जो है वो बने वाला है ये न्यूक्लियो बेसेस, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने बेस बताए थे। डीएनए के लिए ज़रूरत होता है थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन एंड द ग्वानिन और आरएनए के लिए ज़रूरत होता है यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन एंड द ग्वानिन। चेंज कहाँ पे हुआ है? एक हो गया थाइमिन में जो कि प्रेज़ेंट होता है डीएनए में और जो यूरेसिल हो गया वो प्रेज़ेंट होता है आरएनए में, राइट? अब इतना याद रखना। तो प्रोटीन में चेंज करना है, तो डीएनए में कहाँ पे चेंज करेंगे? हम लोग वो चेंज करेंगे इन न्यूक्लियोटाइड में, जिसकी वजह से बनने वाला जो आरएनए है वो चेंज हो जाएगा और उसके वजह से जो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड होता है वो चेंज हो जाएगा, राइट? तो सिंपली याद रखना है, डीएनए किससे मिलके बने वाला होता है? तो डीएनए बने वाला होता है द न्यूक्लियोटाइड से, राइट? हाँ, 1 मिनट हाँ। ओके, सॉरी। तो मैं आप लोगों को बता रहा था, जो डीएनए और आरएनए होते हैं, वो बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड से। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दीज़ आर मेड अप ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, राइट? हाँ, बस इसमें थायमिन होता है, राइट? और इसमें होता है यूरेसिल और बाकी 3 सेम होते हैं। तो इन न्यूक्लियोटाइड्स में अगर चेंज हो गए, तो चेंज किस में होगा? सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड में हो जाएगा। इस अमीनो एसिड में के सीक्वेंस में चेंज हो गया, तब चेंज हो जाएगा प्रोटीन, उसी को हम लोग बोलते हैं मॉडिफाइड प्रोटीन एंड इस प्रोसेस को बोला जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है, इसको परफॉर्म करने के हमारे पास में 2 मेथड्स होते हैं और कौन से 2 मेथड हो गए हैं? पहली जो मेथड होती है, वो कहलाता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन और दूसरी जो मेथड होती है जिससे हम लोग प्रोटीन को मॉडिफाई करते हैं वो मेथड होती है केमिकल मॉडिफिकेशन। अब ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या होता है? जेनेटिक मॉडिफिकेशन में हम लोग जो चेंजेस होते हैं उनको इंट्रोड्यूस करते हैं एट द डीएनए लेवल। डीएनए लेवल में मतलब चेंज कर रहे मतलब किसमें कन्वर्ट कर चेंज होगा हमारा वी विल चेंज इट इन द न्यूक्लियोटाइड में हम लोग चेंज करेंगे। ओके, सो जो न्यूक्लियोटाइड का फिर सीक्वेंस होता है वो 3 न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
तो ये याद रखना है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन में हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग चेंजेस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एट द डीएनए लेवल पे, जिसकी वजह से ये ज़्यादा एफिशिएंट और प्रिसाइज़ हो जाएगा। और केमिकल मॉडिफिकेशन, क्योंकि 2 टाइप के मेथड्स हैं, एक हो गया जेनेटिक मॉडिफिकेशन और दूसरा हो गया है केमिकल मॉडिफिकेशन। तो केमिकल मॉडिफिकेशन में हम लोग जो भी चेंजेस होते हैं, इनको इंट्रोड्यूस करते हैं डायरेक्टली इन द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में, राइट? तो जहाँ पे चेंजेस इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं इन द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, तो कैसे और क्या ये मेथड से हम लोग प्रोटीन्स में किस तरीके से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अब इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला होने वाला है दैट इज चेंजेस इन द जेनेटिक, मतलब डीएनए, दैट विल बी कॉल्ड एज जेनेटिक मॉडिफिकेशन। जैसे मैंने अभी-अभी आपको दिखाया था, ये जो डीएनए होता है वो बने वाला होता है बेस पेयर से, और बेस पेयर किसके होते हैं? दीज़ आर द न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स, राइट? तो अगर इन एक बेस पेयर को निकाल के दूसरा वहाँ पे लगा दिया, तो बनने वाला जो आरएनए का सीक्वेंस होगा वो चेंज होगा। आरएनए का सीक्वेंस चेंज होगा तो अमीनो एसिड का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। फिर अल्टीमेटली प्रोटीन जो होता है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू this genetic modification, there will we are going to change in the डीएनए, और ये जो प्रोसेस होती है उसको बोला जाएगा जेनेटिक मॉडिफिकेशन। तब बाय अगर डेफिनेशन देखेंगे, तो ये जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता है, इसमें हम लोग अल्टर तो करने वाले हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर को, लेकिन कैसे? अल्टरिंग द प्रोटीन स्ट्रक्चर बाय मॉडिफाइंग द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। अब बहुत सारे लोग फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे कि जीन क्या होता है, राइट? तो हमारा जो क्रोमोसोम होता है बहुत ही आड़ा टेढ़ा, मतलब बहुत ही कॉम्पैक्ट वाला होता है, ठीक है? तो इस टाइप से मैं दिखा देता हूँ, ये सपोज हमारे बॉडी के क्रोमोसोम होते हैं। तो ये क्रोमोसोम बना वाला किससे वाला है? ये बना होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन से, और जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब ही डीएनए। तो डीएनए ऐसे बहुत सारा कॉइलिंग होके वो अल्टीमेटली बना देता है क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम का एक पर्टिकुलर पार्ट, राइट? इस क्रोमोसोम का सपोज ये पर्टिकुलर पार्ट होता है, ये जो कि कहलाता है जीन, और ये जो पर्टिकुलर पार्ट होता है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक और पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। तो क्रोमोसोम का, या फिर क्रोमोसोम किससे बने वाला है? डीएनए से। तो डीएनए का पर्टिकुलर एक वो वाला पार्ट जो जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के लिए, मतलब ये अगर जीन एक्सप्रेस हो गया, तो वो उस टाइप के पर्टिकुलर प्रोटीन्स होते हैं वो प्रोड्यूस होंगे, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों को दिखाई देगी, या फिर वो फंक्शंस परफॉर्म हो जाएंगे, राइट? तो हम लोग डीएनए में चेंज कर रहे हैं, मतलब किस में चेंज कर रहे हैं? वी आर गोइंग टू चेंज इन द दैट जीन जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोटीन सिंथेसिस, राइट? तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन। तो इन सिंपल लैंग्वेज, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द जेनेटिक मॉडिफिकेशन? अल्टरिंग द प्रोटीन स्ट्रक्चर by modifying the gene which is responsible for the that particular protein synthesis। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उसको ही मॉडिफाई किया, तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में भी मॉडिफिकेशन हो जाएगा, दैट इज द जेनेटिक मॉडिफिकेशन। अब जेनेटिक मॉडिफिकेशन का एडवांटेज होता है वो क्या रहेगा? तो यहाँ पे हम लोग जो जनरेट करते हैं प्रोटीन्स को, जिनकी नॉवेल प्रॉपर्टीज हो सकती है, क्योंकि हम लोग चेंज करते जा रहे हैं डीएनए के सीक्वेंस में, तो अलग-अलग जो प्रोटीन्स होते हैं वो हम लोगों को मिलते जाएंगे, जिनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो न्यू न्यू प्रॉपर्टीज हो सकती है, राइट? और ये जो होता है वो मेथड ही ऐसी होती है जो मोर एफिशिएंट होती है देन द केमिकल मॉडिफिकेशन से। इसलिए जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन होते हैं वो यूजफुल रहते हैं इन द जो रीजनरेटिव मेडिसिन होते हैं उसमें ये यूजफुल होते हैं, या फिर देज आर यूजफुल इन द ड्रग डिलीवरी सिस्टम, और देज आर यूजफुल इन द टिश्यू इंजीनियरिंग, ओके? इसमें इम्पोर्टेंट होते हैं। फिर अभी ये जो हमारा जेनेटिक मॉडिफिकेशन है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन को भी परफॉर्म करने के 3 तरीके होते हैं,
और इसी को बोला जाएगा द जेनेटिक मॉडिफिकेशन के मेथड्स। तो टाइप्स ऑफ द जेनेटिक मॉडिफिकेशन और द मेथड्स ऑफ द जेनेटिक मॉडिफिकेशन, पहला कहलाता है वो होता है साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस, दूसरा होता है रैंडम म्यूटाजेनेसिस और तीसरा वो होता है डायरेक्टेड इवोल्यूशन, राइट। तो अब इसमें से हम लोग हमारा जो सबसे पहला होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसका नाम है साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। तो एज इट्स नेम इंडिकेट, म्यूटाजेनेसिस मतलब सबसे पहले तो म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब जो डीएनए का जो नॉर्मल बेस पेयर्स होते हैं उनमें कहीं पे भी अगर चेंज कर दिया तो चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इट विल बी कॉल्ड एज म्यूटेशन। तो ये बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें बता रहा हूँ, राइट। तो एक पर्टिकुलर साइट में डीएनए में चेंजेस करना उसी को क्या बोला जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज द साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस, राइट। तो साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस ये जो होती है वो इन विट्रो टेक्निक होती है जिसको हम लोग यूज करते हैं टू इंट्रोड्यूस द स्पेसिफिक चेंजेस इन अमीनो एसिड सीक्वेंस। तो अमीनो एसिड सीक्वेंस में अगर चेंजेस करना है तो हम लोग कहाँ पे जाके चेंज करेंगे, डीएनए में जाके एक स्पेसिफिक जगह पे या फिर स्पेसिफिक चेंज करेंगे। एक अगर न्यूक्लियोटाइड बदल दिया तो दिस विल बी हमारे पास में वो कहलाते हैं कोड्स कहलाते हैं। तो वो कोड में चेंज हो जाएगा जिसकी वजह से ये जो अमीनो एसिड होता है उसका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। जिसके और ये करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी विल टारगेट द सॉरी वी विल अल्टर द जो हमारा टारगेट जीन का डीएनए होता है उसको चेंज करेंगे। सिंपल वही है जो मैं चीज बता रहा हूँ। तो ये इन विट्रो टेक्निक है, मतलब जिसको हम लोग लैब में परफॉर्म करते हैं, जिसमें हम लोग सिंपली जो जीन होता है, जो टारगेटेड जीन होता है उसके डीएनए को अल्टर करेंगे जिसकी वजह से स्पेसिफिक चेंजेस जो होते हैं वो अमीनो एसिड में वो इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, राइट। अब यहाँ पे कौन से टाइप का म्यूटेशन से हम लोग डीएनए में चेंज कर सकते हैं। तो देर आर म्यूटेशन में मैंने ऑलरेडी पढ़ा के रखा है आप लोगों को कि देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द म्यूटेशन। तो कौन से टाइप के हो सकते हैं, एक तो हो गया डिलीशन, वो पर्टिकुलर उतना जो न्यूक्लियोटाइड है उसको निकाल देना। दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन, मतलब पहला तो उतना पार्ट को निकाल देना। दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मतलब रिप्लेसमेंट, एक की जगह पे दूसरा ऐड करना। या फिर तीसरा रहेगा इंसर्शन, तो उतना डीएनए में उतना पार्ट जो होता है वो ऐड कर देना, दैट विल बी कॉल्ड एज इंसर्शन, राइट। तो इनका पर्पस क्या होता है, तो हम लोग वो फंक्शनल प्रोटीन्स होते हैं उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसमें जो हम लोगों को जो भी चेंजेस थे उनकी जरूरत थी, देज आर कॉल्ड एज डिफाइंड चेंजेस, राइट। तो इन म्यूटेशन की वजह से हम लोगों को क्या चाहिए है, ऐसे प्रोटीन्स चाहिए जिनमें चेंजेस हो, डिजायर्ड चेंजेस, राइट। या फिर हम लोग उसको यूज कर सकते हैं फॉर द जो हमारा प्रोटीन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन रिलेशनशिप होता है उसको भी स्टडी करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस, राइट। अब ये जो साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस होती है बेसिकली ये एक कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक होता है, मतलब सस्ती है कंपैरेटिवली दूसरे टेक्निक से। अब इसमें हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं, अभी अभी जैसे मैंने बताया, टू इंट्रोड्यूस द स्पेसिफिक चेंजेस इनटू द डीएनए सीक्वेंस और वो भी टिपिकली कौन से होते हैं, टिपिकली इन द प्लाज्मिड, राइट। तो इसके जो स्टेप्स होते हैं वो हम लोग वन बाय वन देखते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो मेथड आती है, दिस मेथड इज कॉल्ड एज सिंगल प्राइमर मेथड, राइट। इसमें हम लोग सबसे पहले स्टेप में करते क्या है, वी विल क्लोन द वाइल्ड टाइप जीन, राइट। तो सबसे पहले स्टेप में हम लोग वाइल्ड टाइप जीन को क्लोन करेंगे बाय यूजिंग, यहाँ पे वेक्टर यूज किया जाता है, दैट इज M13 फेज वेक्टर को यूज करके। फिर हम लोग बनाएंगे सिंथेटिक ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड प्राइमर विच कंटेन्स द म्यूटेशन, ओके। फिर ये जो हमारे प्राइमर जो होते हैं, ये प्राइमर जो है वो जाके बाइंड होंगे टू द कॉम्प्लीमेंट्री
जीन के सीक्वेंस के साथ में। अब ये यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज होता है, वो सिंथेसाइज करेगा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, राइट? तो देखो, प्राइमर जाके कहाँ बाइंड हुआ है? विद द कॉम्प्लीमेंट्री जीन सीक्वेंस के साथ में, और जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो सिंथेसाइज कर देगा वही कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। तो यहाँ जिसके वजह से फिर ये जो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, म्यूटेशन किया था ना, तो इसकी वजह से जो म्यूटेटेड डबल स्टैंडर्ड जो प्लाज्मिड होता है वो फॉर्म हो चुका है। फिर इस प्लाज्मिड को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे इनटू द बैक्टीरिया, और फिर रेप्लिकेशन जो होता है वो प्रोसेस में प्रोड्यूसर्स होते हैं म्यूटेंट एंड द वाइल्ड टाइप ऑफ द प्लाज्मिड। फिर इसका जो स्क्रीनिंग होता है वो किया जाता है बाय द डीएनए हाइब्रिडाइजेशन एंड द रेडियो एक्टिव प्रोब्स, राइट? तो ये हमारी मेथड होती है, उस मेथड को हम लोग बोलते हैं सिंगल प्राइमर मेथड। ओके, तो हमारा ये जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन था, वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन की पहली जो मेथड होती थी वो साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस था। अब जो सेकंड वाली मेथड होती है उसको हम लोग बोलते हैं रैंडम म्यूटाजेनेसिस। अब ये रैंडम म्यूटाजेनेसिस क्या होती है? म्यूटाजेनेसिस मतलब म्यूटेशन करना, म्यूटेशन करना मतलब डीएनए में जाके चेंजेस करना। तो यहाँ पे हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे म्यूटेशन विदाउट द, मतलब बिना पहले कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो रैंडम कहीं पे भी जाके म्यूटेशन कर दिया, राइट? So that's why it is called as introducing the mutation without a prior knowledge of the protein structure. तो रैंडमली कहीं पे भी म्यूटेशन करने की वजह से क्या होता है, ऐसे बहुत बड़ी लाइब्रेरी मिलती है। फिर उसमें से क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, एक पर्टिकुलर जो ट्रेट चाहिए होता है उस ट्रेट को हम लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ इसका इस मेथड का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि यहाँ पे हम लोग रैंडम अल्टरेशन करते हैं अमीनो एसिड का, राइट? पहले वाली जो मेथड होती है थी, यहाँ पे साइड साइड डायरेक्टेड था, तो साइड डायरेक्टेड में हम लोगों को प्रायर नॉलेज था प्रोटीन के स्ट्रक्चर का। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में कहाँ पे अमीनो एसिड में अगर चेंज कर दिया तो और अमीनो एसिड में चेंज करना है तो कहाँ पे हम लोग डीएनए में जाके म्यूटेशन करेंगे, ये हम लोगों को पता रहता था। तो उसी को बोला जाता है साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। लेकिन रैंडम म्यूटाजेनेसिस में क्या हो रहा है, उस डीएनए में कहीं पे भी रैंडमली हम लोग म्यूटेशन कर रहे हैं। म्यूटेशन करने की वजह से लार्ज प्रोटीन की लाइब्रेरीज हम लोगों को मिलेगी, उसमें से फिर हम लोगों को डिजायर प्रोटीन जो होता है वो सिलेक्ट करना होता है, राइट? तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, यहाँ पे अमीनो एसिड में जो अल्टरेशंस होते हैं वो रैंडम होते हैं, राइट? तो इसको हम लोग तब यूज करेंगे जब ये जो स्ट्रक्चरल डाटा होता है किसी भी प्रोटीन का वो अवेलेबल ही नहीं है, नहीं तो बहुत ही लिमिटेड है। उस कंडीशन में हम लोग ये अप्रोच या फिर स्ट्रेटेजी जो होती है वो यूज करते हैं, दैट इज द रैंडम म्यूटाजेनेसिस। अब इस मेथड का जो मैकेनिज्म होता है वो मैकेनिज्म क्या है? इसमें हम लोग करते हैं सिंगल अमीनो एसिड के में रिप्लेसमेंट कर देते हैं, ओके? अब यहाँ पे आता है मल्टीपल सीक्वेंस वेरिएशन होता है, और तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट होती है वो होती है रीजन स्पेसिफिक म्यूटेशन। ओके, तो हम लोगों को एक ग्रॉसली आइडिया आ जाता है कि कहाँ पे म्यूटेशन करने के बाद में हम लोगों को जो चेंजेस हो रहे हैं प्रोटीन में वो मिलते हैं, दैट इज द रैंडम म्यूटाजेनेसिस। फिर एक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं लोकलाइज रैंडम म्यूटाजेनेसिस। अब ये जो लोकलाइज रैंडम म्यूटाजेनेसिस होता है, दिस इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ द रैशनल डिजाइन एज वेल एज द रैंडम म्यूटेशन। तो दो चीजें होती है, एक तो हमारा कौन सा हो गया, रैशनल डिजाइन, उसको कंबाइन करना होता है विद द रैंडम म्यूटेशन के साथ में। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलेंगे लोकलाइज रैंडम म्यूटाजेनेसिस। तो इसमें हम लोग अल्टर करते हैं अमीनो एसिड को, वो भी स्पेसिफिक रीजन के, राइट? और जिसकी वजह से हमारा हम लोगों को जो मिलते हैं ऐसे प्रोटीन्स मिलते हैं जिनमें इम्प्रूव्ड स्पेसिफिकेशन होता है,
मतलब स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज में इम्प्रूवमेंट के साथ में हम लोगों को मिलते हैं प्रोटीन्स। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लोकलाइज रैंडम म्यूटाजेनेसिस। ओके, फिर थर्ड वाला हमारा मेथड होता है दैट इज द जेनेटिक मॉडिफिकेशन में दिस इज कॉल्ड एज अ डायरेक्टेड इवोल्यूशन। अब ये डायरेक्टेड इवोल्यूशन किसका क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो दिस इज ऑल्सो द थर्ड मेथड ऑफ द जेनेटिक मॉडिफिकेशन। तो ये जो डायरेक्टेड इवोल्यूशन है वो ऐसी टेक्निक होती है जो कि मिमिक करती है नेचुरल इवोल्यूशन इन लेबोरेटरी कंडीशन। मतलब हम लोग सिंपली क्या करने वाले हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि नेचुरल इवोल्यूशन कैसा होता है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कॉपी करने वाले हैं या फिर मिमिक करने वाले हैं नेचुरल इवोल्यूशन को, लेकिन इन द लेबोरेटरी कंडीशन। और फिर वहां से हम लोगों को जो ताकि मिल पाए हम लोगों को जो भी मॉडिफाइड प्रोटीन होता है वो मिल जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, तो उसका प्रिंसिपल क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रैंडम जीन में म्यूटेशन करेंगे, राइट। म्यूटेशन, एक जीन में म्यूटेशन किया, उसने क्या प्रोड्यूस किया, प्रोटीन, राइट। तो ये प्रोटीन हमारे काम का है या नहीं है वो देखेंगे। फिर दूसरा जो अलग अलग ऐसे हम लोग क्या करते जाएंगे, म्यूटेशन करते जाएंगे रैंडमली और चेक करते जाएंगे कि वो जो प्रोटीन मिले वाले हैं उन वो प्रोटीन का के डिजायरेबल जो होते हैं वो इफेक्ट है या फिर नहीं है। तो हमारा सबसे पहला स्टेप वहां पे कौन सा है, यहाँ पे हम लोग रैंडमली जीन में म्यूटेशन करेंगे। दूसरे में फिर हम लोग जो है वो सिलेक्ट करेंगे डिजायरेबल वेरिएंट्स को। ओके, तो जो हम लोगों को वेरिएंट्स चाहिए है, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा प्रोटीन प्रोड्यूस हो गया म्यूटेशन की वजह से जिसकी प्रॉपर्टी अच्छी है, या तो बायोलॉजिकल नहीं तो थेरापेटिक, तो वो हो गया हमारा डिजायरेबल ट्रेट, तो उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। फिर फिर हम लोग क्या करेंगे, यही रिपीटेड म्यूटेशन साइकिल को और जाके हम लोग इसको बोलते हैं रिपीट किया जाएगा। तो इसके इससे हम लोगों को मोर स्पेसिफिक जो होते हैं वो प्रोटीन ऑप्टेन होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द डायरेक्टेड इवोल्यूशन। तो एक पर्टिकुलर जो डायरेक्शन में हम लोगों को जो डिजायर्ड इफेक्ट चाहिए उस डायरेक्शन में हम लोग रैंडम म्यूटेशन कर करके प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करते हैं। दैट मीन्स बाय फॉलोइंग द जो नेचुरल इवोल्यूशन प्रोसेस होता है इवोल्यूशन उसको फॉलो करके। तो पर्पस क्या होता है डायरेक्ट इवोल्यूशन का, तो इसमें इससे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं एंजाइम की प्रॉपर्टीज को, या फिर हम लोग डेवलप कर सकते हैं इंडस्ट्रियल एंड द मेडिकल प्रोटीन्स को। तो इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, तो एप्लीकेशन ये होते हैं, वी विल गेट द इंक्रीज एंजाइम स्टेबिलिटी। मतलब ऐसे हम लोगों को एंजाइम्स मिलेंगे जिनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, या फिर ऐसे एंजाइम जिनकी कैटालिटिक इफिशियंसी जो होती है वो भी इनहांस होती है, या फिर जो सबस्ट्रेट की जो स्पेसिफिसिटी होती है वो इम्प्रूव्ड होती है। ऐसे वाले हम लोग यहाँ पे प्रोटीन्स ऑब्टेन कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डायरेक्टेड इवोल्यूशन। ओके, अब जब हम लोग बात करते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन की, इसमें हम लोग जो कंप्यूटेशनल टूल्स होते हैं उनके भी बहुत यूज लेते हैं। तो कहाँ-कहाँ पे हम लोगों को कंप्यूटेशनल टूल्स है उनका यूज आ सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो होता है दैट इज इन द स्ट्रक्चरल एनालिसिस, राइट। तो जो भी हमारे प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन बने वाले होते हैं अमीनो एसिड से, उनको हम लोग जब प्रॉपरली अटैच कर देते हैं तो उसी को बोला जाता है मॉडलिंग। तो हम लोग ये सेकंड वाला दैट इज इन द मॉलिक्यूलर मॉडलिंग मेथड हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो ये हम लोगों को कंप्यूटेशनल जो होता है वो यूज करते हैं इन द स्ट्रक्चरल एनालिसिस, इन द मॉलिक्यूलर मॉडलिंग, या फिर डाटा मैनिपुलेशन में। मैनिपुलेशन मतलब गलत करना नहीं होता, जो डाटा का एनालिसिस होता है, क्या करने की वजह से क्या-क्या हो सकता है, दैट विल बी कॉल्ड एज़ द डेटा मैनिपुलेशन। उसके लिए हम लोगों को कंप्यूटेशनल टूल्स की ज़रूरत होती है, या फिर प्रेडिक्ट करने का रहा रैंडम मैकेनिज़्म्स को, तभी भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटेशनल टूल्स, और द स्क्रीनिंग द
लार्ज जो प्रोटीन लाइब्रेरीज होती है और वो बहुत बड़ी-बड़ी लाइब्रेरीज होती है, ठीक है? उनको स्क्रीन करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटेशनल टूल्स को। मैंने नाइपर में ये किया वाला है, दैट्स व्हाई आई नो दिस, राइट? तो ये हो गए हमारे कंप्यूटेशनल टूल्स जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं इन द जेनेटिक मॉडिफिकेशन, ओके? तो ये वाला हो गया हमारा पहला वाला मेथड और फर्स्ट मेथड ऑफ द जेनेटिक सॉरी प्रोटीन इंजीनियरिंग दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक मॉडिफिकेशन। तो अभी तक हम लोगों ने कौन सी चीजें डिस्कस की वाली है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ द प्रोटीन इंजीनियरिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द इंडस्ट्रियली इम्पोर्टेंट या फिर therapeutically important proteins by modifying their structure and the function that is called as a protein engineering। मतलब सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर मॉडिफाइंग द प्रोटीन्स, राइट, ताकि डिजायरेबल एक्शन के प्रोटीन्स हम लोगों को मिल जाए, ओके। फिर उसमें कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती है और नीड क्या होता है प्रोटीन इंजीनियरिंग का, वो हम लोगों ने डिस्कस किया है। उसके लिए 2 स्ट्रैटेजीज़ होती है प्रोटीन इंजीनियरिंग में। एक कहलाता है रैशनल डिज़ाइन अप्रोच जो कि बेस्ड होता है प्रीवियस नॉलेज के ऊपर और नॉलेज ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन। और दूसरा अप्रोच या फिर स्ट्रैटेजी होती है प्रोटीन इंजीनियरिंग की, वो होती है डायरेक्टेड इवोल्यूशन अप्रोच, ओके, जो कि मिमिक करता है नेचुरल इवोल्यूशन को। फिर हम लोगों ने देखा मॉडर्न प्रोटीन इंजीनियरिंग में कौन सी जो चीजें होती है वो इन्वॉल्व होती है। फिर एप्लीकेशंस हम लोगों ने ओवरव्यू देख लिया वाला है प्रोटीन इंजीनियरिंग का। और उसके बाद में फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था डिस्कशन अबाउट द प्रोटीन इंजीनियरिंग मेथड्स के बारे में। तो यहाँ पे 2 मेथड्स होते हैं, एक होता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन और दूसरा होता है केमिकल मॉडिफिकेशन। तो इसमें आज हमारा डिस्कशन हो चुका है रिगार्डिंग द जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जिसमें हम लोग प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंजेस लाते हैं बाय मॉडिफाइंग द डीएनए और द जीन रिस्पॉन्सिबल, राइट। तो उसके जो 3 मेथड्स होते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन के, एक पहला होता है वो कहलाता है साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस, दूसरा होता है रैंडम म्यूटाजेनेसिस और जो तीसरा होता है वो कहलाता है डायरेक्टेड इवोल्यूशन, ओके। तो ये ऐसे हमारे मेथड हो गए, पहली मेथड होगी दैट इज द जेनेटिक मॉडिफिकेशन। इन नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल मॉडिफिकेशन और केमिकल मॉडिफिकेशन के साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ द प्रोटीन इंजीनियरिंग, ओके। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे।